मेरा नाम अज़हर कुरैशी है। मैं काफ़ी अरसे से तकरीबन 30 साल से पेंटिंग कर रहा हूँ। पहले मुख्तलिफ़ गैलरीज़ में मैं सिखाता रहा, फिर मेरी तलाश थी कि मैं अपना कोई काम करूँ अपनी कोई जगह। तो मैं सारी जगह ढूंढते ढूंढते आखिर मुझे बाज़ार में मैं आया। मैं ज़्यादा फ़ीस वाली जगह पे बैठता था जहाँ मुझे कुछ थोड़ी पे देते थे, मगर मैंने यहाँ पे 1000 शुरू से रखी। आज 8 साल हो गए मैं 1000 रुपये फ़ीस पे बैठा हूँ, मगर मेरा गुजारा चलता है। मुझे खुशी ये है कि जो बच्चे जो लोग यहाँ पे आते हैं, जो स्टूडेंट आते हैं यूनिवर्सिटी के पॉकेट मनी से, वो सीख रहे हैं अपनी। जब स्टार्ट किया तो चंद स्टूडेंट से, एक स्टूडेंट से स्टार्ट, 2 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट करते करते कई महीने लगे। तो फिर आज मैं खुदा की मेहरबानी है कि मैं पूरे इस्लामाबाद या रावलपिंडी या हर जगह पे लोग मुझे जानते हैं और बच्चियाँ बच्चे आते हैं यहाँ पे। एक बच्ची आती है तो वालिदैन दूसरी अपनी बेटी को भी भेजते हैं, तो वो अच्छा ही महसूस करते हैं तो तब भेजते हैं, सेफ महसूस करते हैं तब भेजते हैं। मेरे साथ टीचर भी हैं, वो बहुत अच्छी स्केचिंग स्टार्ट कराती हैं। 3 मंथ का कोर्स रखा हुआ है। वैसे तो 1-1 साल, 2-2 साल तक भी बच्चियाँ हमारे साथ काम सीख रही हैं। तो शुरू में स्टार्ट में मैम जो है वो सिखाती हैं, बहुत अच्छी स्केचिंग कराती हैं। उसके बाद जब आयल में आते हैं तो जो लैंडस्केप वगैरह वो कराती हैं, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, कल्चर मैं कराता हूँ। मेरा नाम शुगुफ्ता है। मैं यहाँ पे आर्ट टीचर हूँ। आई वॉज फॉन्ड ऑफ लर्निंग आर्ट सिंस माई चाइल्डहुड। जब मैंने स्टार्ट किया था आई वॉज स्ट्रगलिंग इन माई लाइफ। इट वॉज़ वेरी हार्ड फॉर मी कि मैं अपनी जॉब को छोड़ के यहाँ आऊँ और सीखूँ। आई वॉज़ वर्किंग इन अ कंपनी। वन ऑफ माई कोलीग टोल्ड मी अबाउट दिस कि वो बाज़ार गए और वहाँ पे उन्होंने इस तरह से एक अकेडमी देखी। वहाँ पे सर अज़हर कुरैशी साहब हैं, वो वहाँ सिखा रहे होते हैं बच्चों को। तो मुझे तो शुरू से शौक़ था, तो जैसे ही उन्होंने मुझे बताया तो मैं वहाँ गई। वहाँ जाके मुझे अच्छा लगा और उसके बाद मैंने ज्वाइन कर लिया, मैंने सीखा और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम टीचिंग। इस एकेडमी का जो मेन मकसद है वो अर्निंग नहीं है। हमारा मेन पर्पस जो है वो लोगों में इस आर्ट को फैलाना है, ताकि हर तबके का बंदा हमारे पास आके इस चीज़ को सीख सके। यही वजह है कि पिछले 8-10 साल से यहाँ की फ़ीस सिर्फ 1000 रुपया है। My name is Amina Zeb Khan, and I came back to Pakistan in 2016 from the United States, and I started studying here in Islamabad. I'm doing my master's. I chose to do this art class actually because a friend of ours told us about the class, and she showed us her painting, good things to say about the teachers. So on her recommendation, I actually came to this class, and on my first day, I felt so comfortable here, and ma'am and sir were so open-minded and accepting of my language barrier. So they started showing me how to learn art in such a simple way, even though I was a beginner. I'm actually dyslexic, so when I was first learning to read and write, they actually used pictures and drawings for me. So I didn't learn to read properly until I was 10 years old, but the way they taught me was through pictures and through images. So it's another reason why I love to draw and to paint, because it reminds me that I'm capable of doing these things. I mean, I'm doing my master's right now, and to come from failing at like every possible class to be able to get my master's, it's really amazing. And especially for kids who have these learning disabilities, it's something really important, like using your imagination in that way and creating things. It helps you learn these basic skills like reading and writing. It's actually really an amazing thing because anybody can walk into Sunday Bazaar. You don't need to pay a fee to walk into the bazaar, first of all. Unlike a gallery, sometimes you have to pay a fee to get into the gallery and then look at the art, and then pay another fee to learn how to create that art. But you can walk in for free to Sunday Bazaar, and you can see them creating this artwork in a place that's accessible to everybody in Islamabad. It doesn't matter how much money you make or don't make, it doesn't matter where you're from or what you can do, but you can just go into this place and watch them do the artwork
And then on top of that, you just have to give 1,000 rupees to learn with them. And 1,000 rupees a month is really, it's such an amazing price. I mean, I looked at other places where I could learn, and I think they were telling me 10,000 rupees, 20,000 rupees, you know. But to be able to find like two artists who are so willing to help other people learn without taking like these grand amount of fees is just, it's really, it's inspiring. Really what Ma'am and Sir are doing is they're teaching us a skill that we can eventually use in the future to have our own livelihood, right? So with this minimal fee, they're giving us the opportunity to potentially use this to build a career off of. मैं खुद एक एग्ज़ाम्पल हूँ। मैंने यहाँ से सीखा और आज मैं सिखा भी रही हूँ, मैं अर्न कर रही हूँ। इसी तरह मेरे जैसे कई लोग हैं जिन्होंने यहाँ से सीखा, अपनी एकेडमीज़ बनाई, अपनी एग्जीबिशंस करवाई, अपनी पेंटिंग्स को सेल किया, एंड दे आर अर्निंग गुड मनी। जो भी स्टूडेंट आता है उसका एक ड्रीम होता है कि वो इस काबिल हो जाए कि उसकी पेंटिंग किसी एग्जीबिशन में डिस्प्ले हो सके। हम उनकी पूरी हेल्प करते हैं। मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाए, हमारे यंग टैलेंट को इनकरेज किया जाए। जो एक डिप्रेसिव माहौल है हमारी कंट्री का, बच्चे उससे निकल कर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करें जो देखने वालों के लिए भी एक खुशी का बायस बने और उनके अपने लिए भी। My friend and I both went, and it was something really important to us. We invited all of our close family members and friends. We told everyone, please come, because it's sort of it's a showcase of your hard work, of your energy, of your passion and your love for something. Because you don't sit for 2 hours and work on something in so much detail for no reason, you know? It takes really a lot of passion and energy. So it's kind of just this, it's like, I don't really know how to explain it, but it's sort of, it's like the cherry on top of the cake, right? So you work so hard to bake the cake, and then you put that cherry on top and you look at it and everybody else is looking at it, and you just get so much joy out of the pleasure you're giving other people. So I just think it's really just, it's just that like star on top of the tree or a cherry on top of the cake. It's just very special. लाखों रुपए की अगर दिली ख्वाहिश होती तो मेरे ख्याल में कि मैं 1500, 2000, 5000, 10,000 फीस कर चुका होता। मेरे पास अगर 50 या 40 स्टूडेंट आते तो लाखों रुपए आने शुरू हो जाते। लाखों की कोई ख्वाहिश नहीं है, बस जो कुछ है खुदा की करम नवाजी है, ना ही बड़ी किसी के। इससे बड़ी क्या है कि पूरा इस्लामाबाद जानता है। मुझे बहुत शुक्र है रब्बुल इज़्ज़त का कि मैं बहुत अच्छी जगह पे हूँ। मुझे ये जगह अच्छी लगती है। क्या E11 में या G11 में कहीं मुझे बहुत बड़ी गैलरी मिल जाएगी तो क्या पैसे बहुत कमाऊँगा। मैं अच्छा सिखा रहा हूँ और यहीं सिखाऊँगा। जिनमें भुट्टो हो गए और फर्स्ट चेयरमैन सेनेट हबीबुल्ला खान, पाकिस्तान का जो पहला सदर, लोगों को ये भी नहीं पता होगा कौन है। मैंने उनका 3D स्कल्पचर बनाया। जिनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ वो सर यूसुफ हैं। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने बहुत मेहनत मुझ पे की। रियलिस्टिक, सुपर रियलिस्टिक, हाइपर रियलिस्टिक स्टाइल्स उनसे मैं सीखा हूँ। आर्ट को पाकिस्तान में एज अ प्रोफेशन ही काउंट किया जाता। 98 पे मैंने स्टार्ट लिया इस फील्ड में। मैंने फ़न कदा आर्ट गैलरी ज्वाइन की। उस वक्त मैं एक स्टूडेंट ही था, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, घर से भी इस तरह सपोर्ट नहीं थी। तो मैंने बहुत स्ट्रगल की, और लेकिन पैशन था। बहुत टफ टाइम इसमें देखा। जिन लोगों को पता है कि यहाँ से डबल रोड से राजा बाज़ार तकरीबन 8 to 10 किलोमीटर्स हैं। मैं पैदल आया जाया करता था वहाँ से।
बारिश में भी मैं रात के 12-1 बजे मैं वहाँ से पैदल आया करता था घर पे। डिसाइड भी होता था बास टाइम के वतन इसका क्या मिलना है, इसकी अर्निंग होगी नहीं होगी, कुछ नहीं था पता। लेकिन आज शुक्र है कि ट्विन सिटीज़ की मेरी ये गैलरी जो है मोस्ट पॉपुलर गैलरी है। गैलरी में क्लासेस चल रही हैं और बहुत से स्टूडेंट्स आ रहे हैं। हर स्टूडेंट डिफरेंट मीडियम में, हमारी कोशिश होती है कि वो आर्ट वर्क करे। आर्ट क्योंकि सभी के लिए है, इसमें ज़रूरी नहीं कि आपने प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना है तो आप इस फील्ड में आए, क्योंकि इट्स अ मैसेज ऑफ लव एंड पीस। सभी एज लेवल के स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, उसमें छोटे बच्चे भी आ रहे हैं, बड़े भी आ रहे हैं। इसमें हमारे स्टूडेंट्स डिफरेंट फॉन्ट्स में कैलीग्राफी कर रहे हैं, 3D स्कल्पचर्स कर रहे हैं, पेंटिंग्स, पोर्ट्रेट्स, लैंडस्केप्स, इवन चारकोल के डिफरेंट मीडियम्स में वो कर रहे हैं, पेंसिल वर्क कर रहे हैं। हमारे पास एक स्टूडेंट आ रही हैं और वो बिल्कुल बोलने और सुनने की सलाहियत से महरूम है, लेकिन उन्होंने यहीं से स्टार्ट लिया और अब बहुत अच्छा आर्ट वर्क कर रही हैं। इवन के अभी उनका NCA में एडमिशन हुआ है। हमें तो उसकी लैंग्वेज नहीं आती इशारों की, तो हम उसे लिख के गाइड करते हैं कि आपने अब इस कलर में आप ये टोन मैच करें, इसमें ये करें, ड्राइंग आप यहाँ से ऐसे कर लें, शेडिंग यहाँ से आपने लाइट करनी है, यहाँ से डार्क करनी है। मेरा नाम मुनज़्ज़ा है। तकरीबन 2 साल पहले मैंने इस गैलरी में दाखिला लिया और सीखने का आगाज़ स्केचिंग से किया। अब मैं ऑयल और कलर में भी पेंटिंग कर रही हूँ। मुख्तलिफ मौक़ों पर मेरे काम को बहुत सराहा गया है। मेरी इस कामयाबी के पीछे मेरे असातिज़ा और गैलरी का बहुत अमल दखल है। मिरेकल ऑफ क्राइस्ट मैंने पेंट किया था। ये इवन के यूरोप में अभी तक पब्लिश हो रही है, मैगजीन्स में, इंडिया के न्यूज़पेपर्स में ये पब्लिश हुई है। ये मेरी पेंटिंग जो है, मैं हालांकि म्यूज़िक के बगैर पेंटिंग नहीं कर सकता, लेकिन जब मैंने ये अपना मास्टरपीस पेंट किया तो सारी रात विदाउट म्यूज़िक मैं इतना उस पेंटिंग में इन्वॉल्व था। सुबह मुझे पता चला कि सारी रात म्यूज़िक भी ऑफ रहा है। एक होती है पेंटिंग पेंट करना, पैलेट से आपने कलर्स उठाए और कैनवस पे आपने ब्रश लगाया, कलरफुल हो गया, वो पेंटिंग बन गई। एक होता है पेंटिंग के अंदर जाके उस इन्वायरमेंट को पेंट करना। इवन बहुत टाइम पेंटिंग आपको गाइड करती है कि पेंटिंग बता रही होती है कि मुझे किस तरह पेंट करना है, कौन से कलर्स मुझ पे अप्लाई करने हैं। बनाने वाले को नहीं पता होता कि ये बनेगा क्या और कितने टाइम इस पे कितना टाइम स्पेंड होगा। पेंटिंग कभी कंप्लीट नहीं होती। लोगों की नज़र में तो हो सकती है, लेकिन एक आर्टिस्ट की नज़र में पेंटिंग कभी कंप्लीट नहीं हुई। वो जितनी मरतबा देखेगा उसे नज़र आएगा कि इसमें अभी फिनिशिंग स्ट्रोक्स रहते हैं, उस तरह से मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाया। अगर आपने ज़िंदगी में आगे जाना है तो फुल स्टॉप ना लाइफ में आने दें, आप प्रैक्टिस जारी रखें। एक आपका मोटो होना चाहिए कि आपने बस कुछ करना है ज़िंदगी में। और आर्ट तो ऐसा काम है कि आप इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना अंदर साफ़ करेंगे। ये कनेक्शन है ऊपर वाले के साथ। विदाउट कनेक्शन आर्ट नहीं होता। ये सारा इट्स ऑल अबाउट हार्ट। और आजकल जैसा देखा जाए तो लोगों ने बहुत ज़्यादा इसमें माइंड इन्वॉल्व कर दिया आर्ट में, और आर्ट एक साइड पे रह गए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अंदर जब तक हमारा बाहर नहीं आएगा तो प्रॉपर हम आर्ट को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। लोग ये समझते हैं कि दियामर बाशा डैम जो है वो एक ही किसी इलाके में बन रहा है। दियामिर एक अलग ज़िला है जो गिलगित बल्तिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है, और इसी तरह भाषा जो है वो KPK
का इलाका है और ये जो डैम बन रहा है इसका जितना भी पानी स्टोर होगा वो होगा दियामर की हदूद में और जबकि जो बिजली घर बनेंगे वो बनेंगे भाषा की हदूद में। ये जो दियामर भाषा डैम का मंसूबा है इसमें 31 गांव जो हैं आबादियां, बड़ी आबादियां जो हैं वो इसकी जद में आएंगी। तकरीबन 4100 से ज़ायद घर जो हैं वो मुकम्मल तौर पर डूब जाएंगे वो, और उसके साथ साथ तकरीबन 35,000 से ज़ायद अफराद जो हैं वो इस डैम की वजह से मुतासर हो रहे हैं। और फिर जो आबा व अजदाद की कब्रें हैं उन लोगों की वो ज़ेर आब आ रही हैं, ज़र्री अराज़ी ज़ेर आब आ रही है, बंजर ज़मीनें जो हैं वो ज़ेर आब आ रही हैं। हम सैदी से यहाँ बशिंदा है, यहाँ के हैं, हमारा दादा परदादा जो भी है सब यहाँ से पैदा है, यहाँ का हम मतलब अल्लाह ताला ने मालिक किया। हमने खुशी से पाकिस्तान को डैम छोड़ दिया, अपने भाई को डैम छोड़ दिया। पाकिस्तानी हमारा भाई है, हमने खुद उसको मतलब तस्लीम किया और डैम छोड़ दिया। हम घर से निकला, हम बेघर हो गया, माजिर हो गया। अब हमारा ऊपर यही इंतज़ाम लगाया, इंतज़ाम वाला वाबड़ा वाला ने हमारा 1 रुपए के बजाय 5 आने नहीं देता है। मेरा नाम फिदाउल्लाह है। मैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कर चुका हूँ। मेरा ताल्लुक़ थोर से है। इस इलाके की थोर की जो आबादी है वो लगभग 30,000 के करीब आबादी है। लोगों का ज़रिया माश जो डाउन कंट्रीज़ के अंदर हैं, जिस तरह प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट हैं या दीगर जो सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैं वो नहीं है। यहाँ पर जो सोर्स ऑफ अर्निंग है, जो ज़रिया माश है थोर में, वो खेती बाड़ी है, जंगलात जो हमारे कौमी जंगलात हैं वो है। इसके अलावा जो माल मवेशी यहाँ थोर में पाले जाते हैं घरों के अंदर, वो ज़रिया माश है। ये जो डैम बुनियादी तौर पर दियामीर बाशा डैम जो बन रहा है, इसका जो बंद बांधा जाएगा, जहाँ पर तामीर होगी, कंस्ट्रक्शन होगी, वो मुकम्मल तौर पर इस गांव में थोर में ही बन जाएगा। मेरा नाम अख्तर मुनीर है और मैं यहाँ थोर का बाशिंदा हूँ। यहाँ पे जो डैम बन रही है उसका फर्स्ट एंट्री हमारी यहाँ से है और ये केपीके और जीबी के फर्स्ट बाउंड्री हमारी यहाँ से स्टार्ट है। तो शुरू में यहाँ वापडा वाले आए और इंतज़ामिया आए, बोला कि भाई यहाँ डैम बना रहे हैं जो पाकिस्तान को बिजली की बहुत ज़रूरत है। तो हमारे लोगों के साथ उन्होंने बात की। तो जब हमारे लोगों ने इनको डैम बनाने के हवाले से ओके किया और बनाने की इजाज़त दे दी, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप डैम बनाओगे तो आपको तमाम तर मराहत मिलेंगे, तमाम तर फैसिलिटीज़ मिलेंगे और तमाम तर जो आपके यहाँ से भी बेहतर जगह आपको बना कर देंगे। यहाँ पे स्कूल होगी, कॉलेज होगी, यूनिवर्सिटी होगी, आपको रोड होगा, दुनिया के लोग बाहर से यहाँ आएंगे, यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, किसी किस्म की आपको परेशानी और तकल्लुफ़ नहीं होगी और यहाँ की गुर्बत से ये लोग निकल जाएंगे। तो हमारे लोगों ने कहा चलो ठीक है, आप डैम बनाओ, पाकिस्तान को ज़रूरत है, तो पाकिस्तान के हम रहने वाले हैं, हम पाकिस्तान पर अपनी जान निछावर करने वाले वो लोग हैं। तो डैम बनाने की इजाज़त दी। तब उनके साथ एक मुआहदा हमारा हुआ कि भाई आबाद ज़मीन जो है, यहाँ की जो ज़रख़ेज़ ज़मीन है जो सदियों से आबाद है, उस ज़मीन की रेट 8 लाख रुपए, और जो पानी के नीचे पानी है यानी जो आबाद ज़मीन नहीं किया उसका रेट 2,59,000 रुपये, और इसके ऊपर जो हमारे माल मवेशी जो रहती हैं जिसको हम चरागाह कहते हैं, और तीसरा उसका भी बोला 1 लाख रुपए के हिसाब से उस ज़मीन को भी शामिल करके ये 3 किस्म ज़मीनों को हम आपको पेमेंट देंगे। और दूसरा ऑप्शन ये बोला कि यहाँ पे आपके घर बने हुए फटे पुराने सदियों के पुराने घर बने हैं, इसके एवज़ में हम आपको एक कनाल का अच्छा प्लाट जहाँ पे रोड, बिजली, पानी सारी सहूलत मौजूद होगी, एक कनाल का प्लाट फ़ी चोले के हिसाब से आपको देंगे। और दूसरा जो है ज़रख़ेज़ ज़मीन के लिए, यानी आप खेती बाड़ी वाले लोग हैं, उस खेती बाड़ी के लिए 3 कनाल की ज़मीन वो भी देंगे।
हमने बोला ठीक है बना लें। तो जब पेमेंटें स्टार्ट हो गई तो उन्होंने शुरू में हमारा इस थोर नाले का जो अवार्ड बना था 5 अरब 59 करोड़ रुपए, जो असल मुआवजा था 5 अरब 59 करोड़ रुपए, जब उन्होंने फिर गपला करके किसने खाया है किसने हड़प लिया है, हमें मिला है 2 अरब 59 करोड़ रुपए। 2 अरब रुपए बीच में से जो बना अवार्ड से कम करके हमें मुआवजा दिया है। वो किस ज़मीन का, वो इस ज़मीन का दिया है कि जो आबाद ज़मीन था उसको बंजर में ला कर दिया है, जो बंजर ज़मीन था उसको चरागाह की ज़मीन में लाकर हमें ये मुआवजा कम करके हमें दे दिया है। तो उस वक़्त हमने चेक लेने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने बोला आप इत्तिजाजन ले लें, चेक ले लें, वरना तुरबले की तरह आपका ज़मीन भी जाएगा, डैम भी बनेगा, क्योंकि पहले लिख चुके हैं। तो हमारे यहाँ तालीम कम होने की वजह से हमारे लोगों के पास ये खौफ और हिरासत पैदा हुआ कि बोला कि भाई हम अपने पैसे लेंगे। तो हमने वो मुआवजा तो ले लिया, लेकिन वो आटे में नमक की मकदार भी नहीं था। आप यकीन मानिए कि इसका भी मतलब ज़रख़ेज़ पेमेंट्स हमें नहीं मिले हैं। हमें शदीद रिजर्वेशंस हैं इस पूरे प्रोसेस के ऊपर। हम ये नहीं चाहते हैं कि डैम ना बने, बिल्कुल चाहते हैं डैम बने। चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा इनिशिएटिव लिया, हम बड़ा सराहते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने मतलब इस के ऊपर कहा तो वेल एंड गुड, बना ले डैम, हम आज भी तैयार हैं। लेकिन खुदारा कि हमारे मतलब जो मुश्किलात हैं, हमारे साथ जो जुल्म हुए हैं, उसका भी तो कोई नोटिस ले, उससे भी तो पूछे। हम हमारी मतलब लाशें गिरी हैं इसके लिए, हमारे अपनी ज़मीनों के रेट्स हमें पूरे नहीं मिले हैं। लेफ्ट ओवर अवार्ड अभी पड़ा हुआ है और आज तक कोई भी अवार्ड बना है पेमेंट्स के, वो हमारे मौजूदगी में नहीं बना है। मुझे खुद नहीं पता है कि मेरी ज़मीन कितनी वो हुई है। वो पैमाइश किए हैं, खुद आए हैं, पैमाइश किए हैं और हमें ज़बरदस्ती चेक पकड़ा दिए हैं, भाई आपकी ज़मीन ये है। ये बदकिस्मती है कि जब भी हुकूमतें वफाक में बदलती रही हैं, उन्होंने इस मंसूबे के साथ एक अजीब किस्म का सलूक किया है। पहले जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इसका इफ्तिताह हुआ, उन्होंने एक काम शुरू किया, लोगों से उस दौर में ज़मीनें ख़रीदी गई। फिर पीपल पार्टी के दौर हुकूमत में 2 वज़ीर आज़म आए, उन दोनों ने भी इस मंसूबे का इफ्तिताह किया। और फिर लोगों के साथ अब तक तकरीबन 3 मुआहदे हो चुके हैं मुतासरीन के साथ। पुरतशद्दुद हंगामे हुए, हलाकतें हुई, जलाओ घेराव हुआ, तो फिर एक नया मुआहदा किया गया और मुआहदे दर मुआहदे होते रहे, लेकिन लोगों के मुतालिबात जो है वो हल होते हुए अब तक सामने नहीं आए। फिर ये भी बताया गया कि जो डैम के लिए ज़मीनों की ख़रीदारी का अमल था, उसके अंदर भी घपलों की शिकायत आई कि बंजर अराज़ी को जो है वो ज़री अराज़ी दिखा के ज़्यादा पैसे जो है कौमी ख़जाने को चूना लगाया गया, या जहाँ 8 कनाल ज़मीन किसी की जा रही थी तो उसको 16 कनाल ज़ाहिर किया गया। तो इस तरह से बहुत सी शिकायत भी हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है, और जो मुतासरीन के ख़दशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको बहुत ज़्यादा तरजीह बुनियादों पर हल करने की ज़रूरत थी। लेकिन शायद हमारे जो हुक्मरान हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, उन्होंने उस मसले को इस तरह सीरियस नहीं लिया, जिसकी वजह से आज हालात इस नहज पर पहुँचे हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे ज़मीन मौजूद हैं, इस वक्त भी मौजूद हैं, जिनके आज तक खुदा की कसम, मैं कसम खा के कहता हूँ, मेरा मतलब ज़ाती कोई मामला नहीं है, खुदा की कसम हमें अपने ज़ाती ज़मीनों के पैसे आज तक नहीं मिले। हमारे घर में अलग भाई भी होते हैं, उसके बेटे भी अलग होते हैं, अलग अलग हम बांटे हुए लोग हैं, अपने अपने घर में रहते हैं। तो उन्होंने बोला जो भी छत है कि हम एक में लाते हैं, फिर आपको तकसीम करके डिवाइस करके आपको पर अपना चोले आपके नाम पर करेंगे। तो इस हिसाब से ये बात करके उन्होंने बाद में वो चोले जितने भी छत के नीचे थे पूरा ख़ानदान को मिलाकर एक चोले में शो किया है। वो बिल्कुल नामुनासिब है, बिल्कुल नामुनासिब। पूरा एक ख़ानदान को या पूरा एक घर को मिलाकर एक चोले में शो करें तो क्या वो कहीं जाकर एक कनाल में रह सकते हैं? यहाँ 15 कनाल 20 कनाल में जो घर बना हुआ है उन लोगों को एक कनाल में डाल दिया इन लोगों ने। ये जो मुतासरीन को ये कहा जा रहा है कि जी आपने मुआवजा लिया है, आप अभी ये इलाका खाली कर दें, ये गैर मुनासिब बात है, क्योंकि अभी तो डैम के मंसूबे पर अमलन काम शुरू नहीं हुआ है। अभी जब डैम बनेगा, उसमें पानी स्टोर होना शुरू होगा, तो ये लोग खुद ब खुद निकल के चले जाएंगे, आपको कहने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी।
जब जैसे जैसे पानी आता जाएगा ये लोग खुद नकल मकानी कर जाएंगे, मजबूर भी होकर करेंगे। उसके लिए आपको कोई फोर्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उन लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। सालों साल पहले आप लोगों से ये कहें कि जी आप अपना घर खाली करें, आप चले जाएं, तो मेरे ख्याल में ये क़ब्ल अज़ वक्त है। अभी बात ये है दरअसल कि वो हुकूमत को सोचना था, उन्होंने सर्वे किया था कि यहाँ की आबादी कितनी है, यहाँ से नकल मकानी कितने लोग करेंगे, वो हिसाब उन्होंने करना था। 1300 कनाल का प्लाट चिलास में उन्होंने तैयार किया है। 1300 कनाल, 1300 प्लाट तैयार है जो कनाल का प्लाट है। अभी वो बता रहे हैं कि यहाँ लोग पूरे नहीं बच सकते हैं, आप चक्री जाएं, चक्री में 50,000 का कनाल भी नहीं है। चक्री इस्लामाबाद से जो एंड पे जो है चक्री का नाम बता रहे हैं, आप उधर शिफ्ट हो जाएं, उधर हमें क्या दोगे आप? कुछ भी नहीं भाई, या वहाँ ज़मीन ले लो या ये 13 लाख और 17 लाख पैसे ले लो, यहाँ से नसो। डैम तो हमारे सीनों के ऊपर वो बन रहा है और उसमें अब हरपन दास के अंदर वो कभी ये ड्रामा रचाया जा रहा है कि वो प्लाट्स कम पड़ रहे हैं, कभी ज़मीन कम पड़ रही है, कभी वो थकदास का इशू वो सामने लेकर आते हैं, कह रहे हैं कि चक्री ले क्यों जाएं हम चक्री, क्यों जाएं हम चक्री, नहीं जाएंगे। हमने कुर्बानी इसलिए तो नहीं दी है कि आप हमारी सकाफत के साथ भी खिलवाड़ करें, आप हमारी आइडेंटिटी को भी आप मसख करने चलें। नहीं सर, ऐसा हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है डैम बनाने की इजाज़त दी, लेकिन अब हमें ज़्यादा मतलब डिस्पर्स ना किया जाए। अपनी पहचान पाकिस्तान के अंदर हमारी जो पहचान है, यहाँ की सकाफत है, यहाँ हमारे रिश्तेदार हैं, पूरे वैली में एक दूसरे के गम खुशी में हम शरीक होते हैं, इस तरह ज़िंदगी गुजारते आए हुए लोग हैं। कल को आप हमें बता रहे हैं कि कोई चक्री में डालेंगे, कोई यहाँ रहेंगे, कोई कहाँ रहेंगे। हम टुकड़े टुकड़े में होना नहीं चाहते हैं। हमारा जो हक है वो हमें मिले, उसमें चाहे हम जिस तरीके से बसें बस जाएं। देखें, एक तो ये बात उनकी सही है कि कोई ऐसा ऑफिशियल एग्रीमेंट मुतासरीन के साथ नहीं है कि उनको गिलगित बल्तिस्तान के अलावा कहीं ले जाके आबाद किया जाएगा। ये चूँकि आबादकारी में बहुत ताख़ीर हो गई वापडा की तरफ से, जिसके बाद कुछ लोगों ने यही कहा कि चलें भाई यहाँ नहीं हो सकता है तो हमें कहीं और करें, लेकिन वो एक बातचीत चल रही है, वो बाज़ाब्ता कोई मुआहदा नहीं हुआ। इस पर हम कोशिश करें कंसेंसस वगैरह हो। हमें आज भी फ़ख्र है, हमने खुद आज़ादी हासिल की, गोरों से शिकस्त दी, गोरों को हमने खुद ही इल्हाक पाकिस्तान की, आज भी हमें फ़ख्र है। लेकिन हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी नहीं हैं, हमारे पास और दीगर सोर्सेज भी नहीं हैं। हमने तो खुद ही मतलब आप लोगों की हाँ में हाँ मिला दी, तो खुदारा हमारे पास तो वो ऑप्शंस भी मौजूद नहीं है कि हमारी असम्बली में कोई आवाज़ हमारी उठाए और दीगर इदारों में हमारे आवाज़ उठाए। हम दो चीज़ें चाहते हैं वफाक से, एक तो रियल्टी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, दूसरा रीसेटलमेंट पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। बाकी तो आपके सूबे जो है जहाँ पे आप डैम बनाना चाहते हैं वो तो कहते हैं हम इसको बम से उड़ा देंगे। हम ऐसी बात नहीं करते, हम ये कहते हैं कि हमारा पूरा हक हमें दो, हमारी सेटलमेंट करो, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं उसको शुरू करो। आप नहीं कर सकते हो तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पैसा दो, हम करेंगे। उन्होंने बोलते हैं अभी निकल जाओ, जल्दी जल्दी ये पैसे ले लो, निकलो, नहीं तो ये डैम तो बनना है। आप डैम के खिलाफ बोल रहे हैं, हम डैम के खिलाफ नहीं है। हमने पाकिस्तान अपना मुल्क पाकिस्तान को रात के अंधेरों से और दिन की तपती हुई गर्मी से निकालने के लिए अपने आबा व अजदाद की कब्रें, अपनी ज़मीनें, अपने घर, अपनी मसाजिद सब कुछ कुर्बान किया है। हम डैम के किसी किस्म के खिलाफ नहीं है, हम मुआहदे के खिलाफ हैं। जो मुआहदा हमारे साथ किया था वो मुआहदा हमें पूरा मिले, हम डैम छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं।